So in the set theory, this chapter we will discuss. This is the second chapter of set. We will discuss representation of set. There are two methods to represent the set. Number एक roster, number two set builder. तो हम उसके लिए आपको समझाने के लिए हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, ये व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन कर लिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेट लिखा है, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर वाला ब्रेसेस होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा बी सी डी, ये 4 एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, या एक काम करते हैं ए ई आई ओ यू, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सेट है। और अगर हम इसको बोलते हैं, इस मेथड को रोस्टर और टेबुलर वे पूरी। ओके, और अगर हम इसको इस तरह से ना लिखें, इसी को इस तरह से लिखना चाहें कि a इज इक्वल टू कोई वेरिएबल है x, और उसका मतलब है उसके बाद सच दैट ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी, ये दोनों सच दैट होता है। मैं इसको आपको अलग से बताऊंगा अभी। सच दैट x इज सॉरी x is a vowel of English alphabet. English alphabets। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इस मेथड को कहा जाएगा कि ये सेट बिल्डर मेथड है, या वे भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम होता है इसका रूल मेथड। ये दो मेथड होते हैं। कल भी मैंने एग्जांपल बताया था, लेकिन वो डिफरेंट काइंड का एग्जांपल था, उसमें अभी हम दोबारा बताएंगे उस टाइप के एग्जांपल भी। तो ये एग्जांपल है, ये बहुत इजी एग्जांपल है। अगर आप कोई सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में इसको कहा जाएगा। ये अगर क्वेश्चन आएगा कि किस फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में है। और उसको अगर आपको सेट बिल्डर या रूल मेथड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ए इज इक्वल टू एक्स वेरिएबल है सच दैट, यहाँ एक्स की जगह वाई भी ले सकते हैं, वाई यहाँ भी वाई लिखना पड़ेगा आपको, जेड भी ले सकते हैं, तो x1 भी ले सकते हैं। ओके, यूजुअली एक्स वाई जेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x सच दैट, x क्या है, वो एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। ओके, क्लियर। तो ये इसको बोलेंगे आप सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका एक छोटा सा कोई क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, बहुत इजी लगेगा आपको वो। ये क्वेश्चन दे रखा है कि यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इट्स इजी। ओके, तो इसमें सबको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। पहले रोस्टर है, उसकी एक्सरसाइज है, उसके एग्जांपल है, और एग्जांपल नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये हमें रोस्टर फॉर्म में बनाने हैं। नंबर 1 ए इज इक्वल टू, जो कि मैंने बताया ये कैपिटल लेटर होना कंपलसरी होता है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 के पहले क्या करना होगा, हमें सारे फैक्टर हमें निकाल लेंगे 12 के। हाँ, उसको जो है सेट की फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखना होगा, कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं एक लाइन, जैसे कि इसमें अभी बता रहा था आपको, वो रह गया कि ये जो है इसको या इसको, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, इन दोनों का एक नाम होता है यहाँ पर सेट थ्योरी में, उनको बोलते हैं सच दैट। क्या आप इसे पढ़ेंगे, सच दैट पढ़ेंगे सेट थ्योरी में या ग्राफ में। ठीक है, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इन दोनों को, इस सच दैट, ये दोनों इक्वल ही है, यानी यहाँ पर मैं इसको कोलन की जगह ये लगा सकता हूँ। ठीक है, तो
ये सच दैट आप पढ़ेंगे, इसको ऐसा पढ़ेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो x एक वोवल था, फिर x दूसरा वोवल था, फिर तीसरा, क्योंकि सारे वोवल कवर हो गए। ओके, इस तरीके से। तो ये इसका, अब इसकी एक्सरसाइज में थे हम। ये देखिए जैसे इसकी एक्सरसाइज है, इसमें चलते हैं। तो कुछ तो हम यहीं पे जो डायरेक्ट इजी है उसके लिए व्हाइट बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम यहीं पर आपको बताएंगे ऐसे डायरेक्ट। ओके, अब देखिए पहला है ऑल फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के जो ऑल फैक्टर है वो आपको पता है कितने होते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता। तो 12 को हम किन किन इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को 12 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 4 से, 3 से, 2 से, और 1 तो यूनिवर्सल होता है। ओके, अब सेकंड क्या करना होगा इसमें? इसमें सिर्फ रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए जो आप मानोगे, ये जो आपने माना है ये ए है ना, तो बस ये आपको याद रखना होगा, वरना उसमें आप गड़बड़ हो जाएगी। क्या कि ये जो है ना, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, यानी अपर केस होना चाहिए। अपर केस तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये अगर आपने ये लोअर केस लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। और नंबर नेक्स्ट ये है कि आपके पास ये वाला जो ब्रैकेट लगा है, ये इसी से स्टार्ट है और इसी से एंड है। इस वाले जो ये जो ब्रैकेट है, ओके, ये कंपलसरी है दोनों साइड लगना। ओके, क्योंकि जहां भी जरा सी गलती हुई वही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये होना कंपलसरी है। और नंबर 3, इसकी 3 मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो 3, थर्ड ये होती है कि ये जो वैल्यूज लिखी है इनके बीच में जो है कोमाज आना कंपलसरी है। मतलब आप इनके बीच में हाइफन नहीं लगा सकते, आप इनके बीच में डॉट नहीं लगा सकते, आप जो है यहाँ पर सिर्फ ये लगाएंगे। तो ये जो मैंने 3 हाईलाइट किए पॉइंट, नंबर एक अपर केस। ओके, अपर केस मानेंगे ए इज इक्वल टू मान लीजिए बी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू मान सकते हैं, A1 इज इक्वल टू मान सकते हैं। नंबर 2, स्टार्टिंग विद curly braces and end with curly braces. Number 3, values और elements और objects separated by commas. ये इसकी प्रॉपर्टी भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और नंबर 4, ये जितनी वैल्यूज है इनको लिख देंगे। तो आपको क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन? आई थिंक ये yes, sir. ठीक है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, होगा है तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इवन इंटीजर लेस देन 20। तो ये क्वेश्चन है। ओके, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 20। ओके, तो इवन का मतलब सभी को पता है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से अप टू 20 हो गया। तो ये इसकी ये देखिए ये लिखा है लेस देन 20, यानी आप 20 इसमें जो है लेस देन 20 लिखा है। 20 की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक 20 यहाँ लिख दिया है। मैं इसको काट देता हूँ 20, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 20 लिखा है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर काट देता हूँ, ये मिस प्रिंटिंग है ये। ठीक है, ये इसको 20 से लेस रखना है, यानी इसको हटा देते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं इतना। ओके, तो लेस देन 20 है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो ये हो जाता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 हो गया। और रूल क्या है? कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब ये दे रखा ऑलरेडी बी है, तो बी लिख देंगे। अगर नहीं दे रखा, अगर यहाँ पर ये ए बी नहीं गिवन होगा तो अपनी तरफ से एक लेटर मानना पड़ेगा मैं। ओके, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कैपिटल बी गिवन है, दोनों उसमें ए गिवन था। तो कैपिटल बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लेस देन 20। तो इसका मेथड क्या है? कैपिटल बी इक्वल मानेंगे, नंबर 2 कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, और सारी वैल्यूज लिख देंगे और उनको कोमा से सेपरेट कर देंगे। तो ये इसके 3 मेन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। इजी है। तो मैथमेटिक्स के हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने आपको। हाँ बोलो पिंकी। सर
बोलिए सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार। बेटा, सर मेरी आपकी तरफ से शायद मीटिंग बार सिग्नल बार प्रॉब्लम है। डिस्कनेक्ट हो रही है। पता क्यों? मैं किसी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, देखो, और किसी को थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब बेटा आपकी उस नेट में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारा ना नेटवर्क इशू है नेटवर्क तो इशू है। मतलब हाँ। क्योंकि मैं इधर चेक कर रहा हूँ, इधर तो बहुत तेज स्पीड आ रही है, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। सर यहाँ पे बहुत स्लो स्पीड आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो। नहीं बेटा, उधर से ही है, उधर से ही है आपका। आप सर जो है आप कहीं ऐसी अपनी वो बैठ। रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप में। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, ग्रुप में नहीं भेजूंगा, यूट्यूब में चैनल में आपको भेजूंगा, उसको आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और उसमें ही आपकी ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में आपको मिलेगा सारा डेटा, बिल्कुल ऐसे ही आप उससे पढ़ सकते हैं पूरे का पूरा। ठीक है, यानी जो भी आप ये पढ़ रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है। सर आप यूट्यूब पे भी पढ़ाते हो क्या? हाँ, यूट्यूब पे मैं इसका लिंक भेजूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी इस मुझे तरह के। तू भी है क्या? हाँ ठीक है। हाँ मैं भी हूँ, तू भी है। हाँ मैं भी हूँ। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के जो ऑल लेटर्स है वो, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या लगेगी? प्रॉपर्टी 4 ये होती है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट किसे बोलते हैं? कि रिपीट ना हो। ओके, क्लियर। अब आप ये देखिए इसमें, हाँ, इसमें क्या होता है, ये जो m है, ये m आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है, और ये m जो है यहाँ पर भी है, ये और भी कोई इसके अलावा हो सकता है। ओके। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी, सेट एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट, जो m है या कोई भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी जो दो m है ना, इसकी जगह आप एक ही लिखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपने 2m लिख दिए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली a है, बाकी प्रॉपर्टी तो वही चलेगी कि पहला लेटर कैपिटल है जो कि गिवन है ऑलरेडी, इसलिए मैंने सी लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस है वो मैंने लगा दिया। और जो इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई वो क्या, सेट की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी ये कि जैसे आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने एक लाइन में लिख दिया आंसर, लेकिन अगर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज करो आ जाए कभी ऐसा, तो आप उसमें थोड़ा थ्योरी भी लिखिए। जैसे कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना वो आप लिख सकते हैं कि फॉर as per the definition of set theory we need to collect only distinct object, m is here two times or twice, so we will write as distinct only one time। तो ये सब लिखेंगे ना तो आपका क्वेश्चन 4-5 लाइन का हो जाएगा, और आपको पूरे 2 नंबर उसमें मिलेंगे। बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, मैंने देखा है, 2 नंबर में भी एक लाइन में अगर आंसर दे शॉर्ट दिया। में कर दिया तो? शॉर्ट में न, अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का तो शॉर्ट में ही करना है, अगर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मार्क्स का होता है कभी कभी तो थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन भी मांगा जाता है, मतलब ये मतलब है। क्योंकि कोई टीचर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा क्यों देगा कि आप जो है उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ना दो और उसको आपको 3 नंबर देगा या 2.5 नंबर देगा, समझ गए? तो उसमें जो 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा थोड़ा सा। क्लियर? सर मैथ में तो थोड़ी ना एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश हिंदी में करते हैं। मैथ में बताया तो मैथ में सर तो ये बहुत एमसीक्यू में आएगा वैसे तो। हाँ, वैसे मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो एमसीक्यू हुआ है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज कोई क्वेश्चन 2 नंबर में से आ गया तो 1-2 लाइन तो लिख दोगे ना, ये तो इजी है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वही लिखना है बस आपको, और कुछ नया नहीं है। मतलब आपको लिखना है कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट वी कैन नॉट टेक 2 times m, ओनली वी विल टेक 1m, ऐसे लिखना है बस, क्या जा रहा है। ठीक है, और कॉमा। सर आप इसे 5 नंबर में देना। अच्छा ओके, एक ऐसी ए सेकंड 2 टाइम्स है तो यहाँ ए एक बार लेंगे, टी यानी एक एक के लिए आप समझ गए होंगे, तो सारे एलिमेंट एक एक बार लिए हमने, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स हो गए, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके। कभी कभी अगर पूछ लिया जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर कितना, वो हम आगे बता देंगे। वैसे तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन अब ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। आई थिंक आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा क्लियर हो रहा। ओके, नेक्स्ट। यस सर। अब देखिए इस पे चलते हैं, नोट पे। मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ ये, ठीक है। हाँ देखो, जो अभी मैंने आपको नोट देखिए, द सेपरेटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस ईच, ये तो मैं अभी आपको बताया, ये वो वाला पॉइंट हो गया। ओके, ये पीछे से आवाज आ रही है किसी के, मैं सर किसी के घर की आवाज आ रही है। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको।
जिसको पूछना हो अनम्यूट कर लेना। ओके, तो नोट में देखिए द सेपरेटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस ईच, यानी एक बार एक लेटर हम लेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक ही लेटर हम लेंगे। ओके, जैसे एम हमने एक लिया था। ओके, क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन होती है। इन अ सेट रिलेशन ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये मैं आपको बताया नहीं अभी, ये इसका मतलब समझिए। पहले आपको मैं समझा देता हूँ ड्राइंग पे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, बल्कि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा बताया था कि आप इसको किसी ऑर्डर में लिख सकते थे, बस यही उस पॉइंट है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए इज इक्वल टू ई ए आई ओ यू, क्लियर। तो ये जो है, ये दोनों, यानी इसका मतलब ये है, और ये दूसरा वाला कोई सा भी, जैसे कि आई ओ ए ई यू, ये जो है, ओके, ये सब जो है क्या है, इक्वल है। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि ये सब इक्वल होता है। अगर आप ये ऑर्डर लिखते हैं या ये या कोई भी ऑर्डर लिखते हैं, तो इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है सेट में, एलिमेंट्स के कुछ भी ऑर्डर हो सकते हैं। कहीं से क्लियर हो भी गया? लिख देते हैं बीच बीच में से। मतलब इसमें यह है कि ए पहला है, ए के बाद अल्फाबेट में ई आया, ऐसा जरूरी नहीं है, उससे कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैं आपको इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वही 5 एलिमेंट होने चाहिए बस। ओके, क्लियर। बहुत इजी पॉइंट था, कोई ऐसा ओके इसमें, सर। ठीक है। ओके, ओके सर। हाँ, तो वही ये सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमने आपको बताया था अभी रूल और सेट बिल्डर मेथड, उसके क्वेश्चन हम, ओके, इसकी डेफिनेशन हम आपको अभी बता चुके हैं। डेफिनेशन कल भी मैंने इसकी बताई थी आपको, लेकिन हम आज उसको बता रहे थे। तो उसमें क्या था, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे मैंने अभी आपको ये लिख के दिखाया, ये वाला एग्जांपल, इसमें हमने एक ऐसा फार्मूला लिखना होता है जो सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो। जैसे एक्स लिया, एक्स क्या है, एक वोवल है, एक वोवल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, आपको पता है ए बी सी, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे एंड सो ऑन अप टू जेड, ये इंग्लिश अल्फाबेट हो गए। तो एक्स एक वेरिएबल है, तो एक्स क्या करेगा, यह मैंने लिख दिया एक्स। तो एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो इसको सर्च करेगा, यानी इस तरीके से एक्स ने सर्च करना शुरू किया इसको। ओके, एक्स ने इसको सर्च किया, तो ए को फाइंड कर लिया और ए को यहाँ पर जो है राइट कर दिया एक्स ने। एक्स एक ऐसा वेरिएबल है, तो इसने इस सेट को सर्च करेगा, यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये कॉमा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर क्या करेगा, ये एक्स जो है नेक्स्ट को सर्च करेगा, यानी वोवल को। तो एक्स सर्च कर रहा है ये कि ये जो नेक्स्ट वाला है ये वोवल नहीं है, तो इसको स्किप कर देगा, ये वोवल नहीं है इसको स्किप कर देगा, ये वोवल नहीं है इसको स्किप कर देगा। इसके बाद में इसे जहां भी वोवल मिलेगा, फॉर एग्जांपल इसको ई मिलेगा, तो ये जो है इसको यहाँ पर, तो यही ये आपका ई हो गया। तो एंड सो ऑन, तो यानी कि आपको एक ऐसा फार्मूला लेना पड़ता है, ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें, जैसे मैथ में फार्मूला लेते हैं हम, कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है और उसको लास्ट में फुलफिल कर देता है, तो वो सेट बन जाता है। उसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब आप एग्जाम पे चलिए जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, इट इज रिटन एज एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, यानी जो अभी मैंने आपको बताया है, तो यानी एक्स क्या करेगा, यानी ये देखिए, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी, यही वहां पे लिखा था मैंने और आपको दिखाया था, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टीज पी, यानी कोई भी प्रॉपर्टी थी, जैसे उस क्वेश्चन में वोवल था, अभी दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि राइट द
सेट ए इज इक्वल टू 1 to up to 8 है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप बनाइए। तो इसका आंसर तो यहाँ पे 2 लाइन में है, लेकिन 2 लाइन में आपको समझ में नहीं आएगा है, तो मुझे अलग से ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? इसको मैं यहाँ से वहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। अकाउंट नंबर गलत है आपका या क्या गलत है, या बैंक का नाम गलत है, या गलत हो गया है? देखिए अब चलते हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है इस बार, हमें वाइस वर्स करना है, यानी कि सेट बिल्डर से हमें रोस्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक a इज इक्वल टू, वहां पर जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है 6, 7 and 8। ओके, अब आप ये देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको ये लग रहा होगा जैसे पहला वाला एग्जांपल था a इज इक्वल टू आई ओ यू, वो तो एक प्री डिफाइंड था, लेकिन ये 8 है 8 है 1 to 8 है, तो इसका कौन सा सीक्वेंस है? ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 9। हाँ यही गुड, यही कहना है कि नेचुरल नंबर भी कहना है, लेस देन 9 भी कहना है, या यूं कह सकते हैं सेकंड वे, नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 8 है, अप टू 8 है। तो ये 2 मेथड हुए, दोनों आंसर वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या एरर है, नेचुरल नंबर तो 9, 10, 11, 12 भी है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर भी है और लेस देन इक्वल टू 8 भी है, लेस देन इक्वल टू 8 भी, अगर इक्वल टू लगाएंगे तो 8 है। ठीक है, तो ठीक है, तो कैसे लिखे इसका मतलब, इसको हम कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है सोल्व करने का? इसका सोल्व करने का तरीका ये होता है, क्योंकि ये है ना, आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना, आपको सोल्व भी करना है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बी अ वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल मान लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जैसे कि आपको आइडिया हो गया 1 to 8, 9 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो x इज, यानी या इस तरह से कह सकते हैं, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, लेकिन ये साथ में लगा सकते हैं आप इंटरसेक्शन या फिर एंड। इंटरसेक्शन को यहाँ पर एंड भी बोलते हैं, मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करें। ठीक है, तो x इज नेचुरल नंबर है और एंड साथ में x की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर कहेंगे तो 9, 10, 11, 12 भी आएगा, तो x एंड आएगा लेकिन बीच में, सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 8, या लेस देन 9 कह सकते हैं, या लेस देन, अगर लेस देन और इक्वल लगा सकते हैं। तो ये अब इनको कंबाइन करके लिखना है बस। ठीक है, कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे इसको कैपिटल ए तो ऑलरेडी गिवन है, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number and इसी के अंदर आ जाएगा कंबाइन करके, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना, 2 आंसर नहीं है, हमें एक ही आंसर लाना है, तो ये हमने उसको कंबाइन किया है। ओके, और यहाँ पर आएगा x, जो सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू का, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल मैं ऐसा यहाँ पे ऐसा लगाते हैं टाइपिंग में, और जो वर्ड पैड पे होता है तो उसी के साथ भी इक्वल आ सकता है, लेकिन वो एक ही बात है, लेस देन इक्वल टू 8। तो ये आपका आंसर आ गया, तो यही आपका सॉल्यूशन है। इसमें ये सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या, इसे कंबाइन करके अलग अलग लिखना जरूरी है? फिर डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन मैथ में 2 नंबर का होता है, 1 नंबर से ज्यादा का, तो उसमें कुछ ना कुछ लिखना ही होता है आपको, उसका आंसर डायरेक्ट कभी नहीं लिखते। मान लिया वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो आप जो है ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आपको अच्छा आता है तो आप रफ में ही उसका निकाल के ना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन 30 है, 40 है,
तो ऐसे नहीं लिख सकते मैथ में डिपेंड करता है एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से उसकी थ्योरी लिखी जाती है, ठीक है, उसके स्टेप लिखे जाते हैं। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट अब चलते हैं। ओके, ये आपको समझना है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उसको n भी लिख सकते हैं हम नेचुरल नंबर को, एंड x लेस देन 9। दूसरा इसका मेथड मैंने बताया था, दोनों में अगर इक्वल लगाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 8, या अगर लेस देन लगाएंगे तो लेस देन 9। और n इसलिए कि n जो है नेचुरल नंबर का साइन होता है, तो उसको मैं इसी n ही लिख देते हैं। थोड़ा लिखना, एक लाइन और हम ज्यादा लिख पाएंगे तो और सही हो जाएगा, जितना मैथ में ज्यादा हो जाए ना उतना ज्यादा सही हो जाता है। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, वही वाली कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू की जगह हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन इसमें आता नहीं है तो ये वाला लगाते हैं, बिलोंग्स टू n। n कैपिटल n प्रीडिफाइंड होता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर होता है। ओके, एंड x लेस देन इक्वल टू 8 या लेस देन 9, दोनों एक ही बात होती है, लेस देन इक्वल टू 8 या दोनों तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैथ में आप ये कोशिश करो कि आपको स्टेप भी लिखने हैं, आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना। ओके, स्टेप भी आपको लिखने हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने बीटेक में मैथ का पेपर दिया था तो मैं सब कुछ लिख के आया था, यानी कि मैं जो है अपने साथियों को पढ़ाता भी काफी, मतलब मुझे हर क्वेश्चन आता था, सबसे पहले मैं बाहर आ गया क्लास से, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं आता हो। 100 नंबर का मैंने किया, लेकिन मार्क्स मेरे सिर्फ 70 करीब आए। क्यों? क्योंकि मेरे स्टेप्स शायद कम रह गए थे। ओके, तो इस स्टेप्स का सर 70 भी कम थोड़ी है। नहीं, 70 इसलिए कम है कि जिनको मैंने पढ़ाया था मेरे साथी उनके मुझसे ज्यादा थे, इसलिए कम थे। ओके, इसलिए स्टेप्स का बहुत ध्यान देना है मैथ में, ठीक है। ओके सर। अब चलते हैं हम, हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद टाइप पे चलेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है ये नीचे, ये राइट द, कोई कैपिटल लेटर है, सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इस तरह से अप टू 8/9 इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं लिख के बता दूंगा, वरना मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अभी, ताकि हम आगे का भी कवर कर सकें। तो E इज इक्वल टू कैपिटल लेटर आएगा, कर्ली ब्रेसेस तो आता ही है, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो, वो तो आएगा ही, ये दोनों ब्रैकेट ब्रेसेस आएंगे, ब्रैकेट। ओके, एक्स एक वेरिएबल लिया सच दैट, एक्स की वैल्यू रख दी हमने स्मॉल n अपॉन n प्लस 1, स्मॉल n अपॉन n प्लस 1, वेयर स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर है और 8 के इक्वल तक है, यानी लेस देन इक्वल टू 8 तक है, और नीचे जो है उसका एक इंक्रीमेंट है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, ये मैं इसमें 8 बना के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर हम लिखेंगे n प्लस 1, ये देखिए, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, एक ज्यादा है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 प्लस 1 है 5, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 प्लस 1 है 7, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 प्लस 1 है। ओके, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज, जो वो वैल्यूज कैसी होगी जो हमने अभी पीछे पढ़ा, पीछे वाला क्वेश्चन, ऊपर वाली वैल्यूज का फार्मूला वही लगेगा, तो वही फार्मूला लगा है कि नेचुरल नंबर है, एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे अभी लिखा पीछे वैसे भी लिख सकते हैं कि n लेस देन 9। मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, लिखना है इसको या नहीं लिखना? सर आगे सर, आ गया ना, क्लियर इसको? यस ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। उससे पहले हम जो है ना सबके अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है। अभी सब मैं अटेंडेंस लिख लेता हूँ, मेरे सामने नाम आ रहे हैं सबके, और जिसका नहीं आता मैं पूछता हूँ, क्लियर। और जिसने अपना नाम सेट नहीं किया ना जूम पे, वो अपना नाम सेट कर लें, वरना अटेंडेंस छूट जाएगी उनकी कभी, ठीक है। 9920 BSc थर्ड ईयर, और नंबर 1 है इसमें ऊपर पूजा गुप्ता। ये प्रिंस कौन है? अमित कुमार होगा। यस अमित कुमार,
और रीता, शीतल, और शीतल के बाद है ये 1 2 3 4 कौन है, इसका नाम नहीं आ रहा। आकांक्षा, ज्योति, कोमल राठौर, कोमल सिंह, पूजा गुप्ता तो हो गया, पूजा पाल, पूनम निगम, और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे जो वेरी बेसिक है और इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में आता ही आता है, हर बार इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, एम्प्टी सेट। ओके, और डेफिनेशन भी आती है एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं, या एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। ये तीनों नाम होते हैं इसके। ओके, इसको एक याद रखना, जीरो सेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर आएगा कि इसको एम्प्टी सेट को क्या क्या कहा जाता है, नल सेट कहा जाता है, वॉइड सेट कहा जाता है, जीरो सेट कहा जाता है, तो आप जीरो सेट इसको नहीं कहा जाता है। ओके, दूसरा ये है कि इसको इसे फाई बोलते हैं, और इसको जो है ब्लैंक ब्रेसेस बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एमसीक्यू में जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि a इज इक्वल टू, ये सेट a इज इक्वल टू, इस सेट क्या, इसका नाम क्या है, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो पहली बात कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि जब भी इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जाएगा, भले ही वो जीरो हो, कुछ भी हो, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये जीरो क्या है यहाँ पर है, इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये जो ए है, ए इज ये नॉट एन एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर। ये एमसीक्यू में आता ही आता है क्वेश्चन, मैंने देखा। यस सर। ए इज इक्वल टू ये जो है एम्प्टी सेट है, इसका नाम है एम्प्टी सेट है। ओके, या इसका दूसरा और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू फाइव। फाइव के लिए सिंपल अभी इसमें बनेगा नहीं, तो अभी मैं इसको ऐसा फाइव लिख देता हूँ, या मैं इसको ठीक है, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ए इज इक्वल टू 5 होगा, जो सिंबल दिखाया था अभी आपको, या ए इज इक्वल टू जो है ब्लैंक ब्रेसेस होगा, ये दोनों एम्प्टी सेट होंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज ही क्यों करेंगे जब ये एम्प्टी है। इसका यूज कहाँ होता है, देखिए इसका यूज इस तरीके से होता है। सपोज कीजिए अगर आपके पास ए एक सेट है जिसका नाम ए है, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेट है जिसका नाम ए है, इसके अंदर जो है एलिमेंट है मान लिया 1,2, क्लियर। और एक दूसरा सेट है जिसका नाम बी है, जिसके साथ एलिमेंट है मान लिया 3,4। अब क्वेश्चन आपका ये है कि ए और इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन को, इसको एंड भी बोलते हैं यहाँ पर, हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट निकालने हैं, तो क्या इन दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा, वो आएगा ब्लैंक, तो वो होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका यूज इस तरीके से होता है। ओके, समझ में आया क्या होता है। अब देखिए थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। अब वहां एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 3 4 है, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन बोलते हैं कॉमन को।
अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो कितना आएगा? ब्लैंक आएगा, क्योंकि जी। कॉमन कोई नहीं है तो ब्लैंक सेट आएगा, इसको एम्प्टी सेट कहा जाएगा। और भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे चलते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल है यहाँ पर 2-3, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए x सच दैट x नेचुरल नंबर भी है एंड और साथ में x जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, और यहाँ इक्वल भी नहीं लगा, देखिए, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर इक्वल का निशान हो, यहाँ पर इक्वल हो, तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, लेकिन 2-3 के इक्वल नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू है जो 2 और 3 के बीच में है, हाँ 2 पॉइंट समथिंग, और वो क्या और साथ में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब होता है वो इंटरसेक्शन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ओके, जबकि यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। तो क्या वो दोनों कॉमन होंगे? नहीं होंगे, तो आंसर क्या आएगा? 5, ये आएगा 5। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा करके, ये जो ब्लैंक ये लगा हुआ है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड, x सच दैट, ये एमसीक्यू में आएगा अगर कि ये और ये इसकी वैल्यू बताइए तो आंसर होगा 5। सेकंड क्वेश्चन, x सच दैट, x जो है रियल नंबर है, रियल नंबर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ये आपको मैं अलग से बता देता हूँ, ओके। पहले एक काम करते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, 40 मिनट्स हो गए हैं, क्लियर, तो इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं।